हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम पुष्पी पाठ्यक्रम में लैंगिक प्रजनन वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुष्पी पाठ्यक्रम में लैंगिक प्रजनन। इससे आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि हम किसी न किसी प्लांट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पर आया है, ये शब्द आया है यहाँ पर लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है? देखिए, लैंगिक प्रजनन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे ही। तो आज हम लोग मेनली रूप से देखा जाए तो देखने ये जा रहे हैं कि जैसे ये कोई फ्लावर है, ठीक है। आप जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे गुड़हल हो गया, ठीक है। कोई भी फूल ले लीजिए, ठीक है। उस गुड़हल जो है उसका वो जो रेड वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसके अंदर जो देखेंगे 5 कोने कोने में पार्ट होता है, एकदम ऊपर देखेंगे तो निकला होता है, उससे हम क्या कहते हैं? उसके अंदर आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब हम गुड़हल को फूल को लेते थे तो उसके अंदर जो वाइट 5 कलर में होता है, 5 कलर का नहीं, मतलब 5 पार्ट में आप देखेंगे तो उस तरह से कलिका के रूप में होता है। उसको जब हम लोग बाहर जब खींचते थे तो उसमें वाइट कलर का कोई ना कोई पार्ट दिखाई देता था, उसको क्या कहते हैं? आप देखते होंगे गुड़हल जो है उसके नीचे ग्रीन कलर का पार्ट लगा होता है, फिर उसके नीचे एक डंठल होता है। इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, सबको जानेंगे, ठीक है। अब जैसे गुड़हल है, आप अक्सर देखते होंगे कि गुड़हल के फूल से, ठीक है, गुड़हल का मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे से कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए गुड़हल का कोई पौधा है, उससे कभी भी आप ये नहीं देखे होंगे कि उससे गुलाब का फूल निकल रहा है, ठीक है। गुड़हल के पौधे से हमेशा गुड़हल ही निकलता है। अब ये क्यों निकलता है, किस कारण से निकलता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और आप ये सोचते होंगे कि जैसे जितनी भी पुष्प हैं, ठीक है, जितने भी फ्लावर हैं वह अलग अलग कलर के क्यों होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर वो कलर कैसे उत्पन्न होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है, वह नया पुष्प उत्पन्न करना है तो उसके अंदर बीज कैसे बनते हैं और वह बीज कैसे पता करता है कि यहाँ पर स्त्री केसर है, यहाँ पर पुंग केसर है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर का ओवरव्यू, हमने कैसे कैसे पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं पुष्प पुष्प, हर बार कह रहे हैं, कई फूलों के अध्ययन हुआ। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो फूल हम बार बार कह रहे हैं, पुष्प कह रहे हैं, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो हमने यहाँ पर लिखा है पुष्प का अध्ययन, ठीक है। पुष्प के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एंथोलॉजी, ठीक है। अब आता है पुष्पों की खेती का अध्ययन। अब पुष्प का अध्ययन तो हमें पता चल गया कि ठीक है, एंथोलॉजी कहते हैं। अब पुष्पों की खेती का क्या मतलब रहा? देखिए, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे सूर्यमुखी हो गया, सूर्यमुखी का फूल जो होता है उसको अक्सर खेती के रूप में लगाया जाता है, उस फूल को, ठीक है। तो उसके अध्ययन को क्या कहेंगे? केवल एक ही पुष्प नहीं, कई सारे पुष्प, ठीक है। और उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो पुष्पों की खेती का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया फ्लोरिकल्चर। अब देखिए, ये तो रहा 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला। अब देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी होता है उसमें कोई बीज बोते हैं। जैसे हम बीज बोते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले आप देखते होंगे कि कोई वहाँ से ग्रीन कलर का पार्ट निकलता है। जैसे हमने यहाँ पर दिखा है कि ये मान लीजिए मिट्टी का सतह है, इसके अंदर, इसके नीचे जो है जड़ हो गया, इसके ऊपर ये जो है ग्रीन कलर का पार्ट जाता है, इसे हम लोग कहते हैं तना, ठीक है। इस तने के बगल में हम मान लीजिए कि कोई तना है, ठीक है। अब इस तने पर क्या हुआ कि कोई ग्रीन कलर का पार्ट थोड़ा सा ही आप देखेंगे कलिका के रूप में निकलता है, इससे हम लोग कहते हैं पुष्प कलिका। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, पुष्प कलिका। अब इसे हम लोग कहेंगे पुष्प
कलिका। ठीक है, अब इस पुष्प कलिका के ऊपर एक ग्रीन कलर का पार्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत। ठीक है, पुष्प वृंत। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ठीक है यहाँ पर पुष्प कलिका हो गया और इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का पार्ट जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत। और ये वाला जो पार्ट है, मतलब इधर से इस तरह सीधे गया, फिर उसके बाद ऊपर थोड़ा सा इस तरह मुड़ने लगा, उससे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन। अब देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा, पुष्प आसन मतलब पुष्प आसन। आसन मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ के बैठने का स्थान जो होता है उसे आसन कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ पुष्पासन, मतलब फूल जो है, पुष्प जो है, उसके बैठने का स्थान यहाँ पर रहता है। अब उस पर कोई पुष्प आकर बैठता है, आकर कहाँ से बैठेगा, इसी में से धीरे से निकलता है पुष्प। ठीक है, अब ये रहा पुष्प के बारे में, कैसे कैसे पुष्प उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि कोई मिट्टी का सतह होता है, यहाँ से तना निकलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक तना गया, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं पुष्प कलिका। अब पुष्प कलिका क्या होता है, जैसे अगर आप कहीं पर भी सुनते होंगे कि पुष्प कलिका है, अब समझ में नहीं आता पुष्प कलिका। पुष्प कलिका का मतलब लोग समझ लेते हैं कि डायरेक्ट कलिका निकल गया, जी नहीं, यहाँ पर इसे कहेंगे पुष्प कलिका। ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है इसे हम लोग कहते हैं पुष्प वृंत। फिर यहाँ पर आता है पुष्पासन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हम एक फूल का, जिसे कहते हैं फूल का, हमने एक फिगर बना लिया है। इसमें से हमने किसको क्या कहते हैं ये हमें डिराइव करना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाया है। अब इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल। अब बाह्य दल तो हमने कह दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर केवल 2 दिखाया है बाह्य दल, अगर यही ढेर सारे होते तो उसे हम लोग कहेंगे बाह्य दल पुंज। ठीक है, मतलब बाह्य दल के समूहों को हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। ठीक है, दल, अगर देखा जाए तो केवल दल कहेंगे। अगर इसी तरह ढेर सारे हो दल के समूह जो होते हैं, दल के ढेर सारे अगर समूह हो तो उसे हम लोग कहेंगे दल पुंज। इसी तरह बाह्य दल जो होते हैं, इसके ढेर सारे अगर इसी तरह स्ट्रक्चर दिखे, इसी तरह संरचना दिखे तो उसे हम लोग कहेंगे बाह्य दल पुंज। ठीक है, इन सब के आगे आप लोग पुंज लगा दीजिएगा। और इसमें ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला पार्ट है, ये छोटा सा हमने इस तरह से बना है, इसे हम लोग कहते हैं पराग कोश। ठीक है, पराग कोश। अभी आप लोग को एक एक पॉइंट पहले हमें जानना होगा ना कि पुष्प के बारे में हम लोग जान तो रहे हैं। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पता ही नहीं है किसको क्या कहते हैं, तो हम लोग पहले एक एक पॉइंट को जान ले कि आखिर में किसको क्या कहते हैं, तभी तो हम लोग उस पर स्टडी करेंगे। इससे हम लोग कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसमें ये जो लंबी सी संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं वर्तिका। ठीक है, वर्तिका। और ये वाला जो पार्ट है, जो फूला हुआ संरचना हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बस इतना पॉइंट अभी आप लोग याद रखिएगा। हमने क्या क्या बताया, सबसे पहले हमने बताया क्या, बाह्य दल किसे कहते हैं। ठीक है, बाह्य दल आपको समझ में आ गया कि हाँ ये बाह्य दल है, इसी के समूह को हमको बाह्य दल पुंज कहना है। अब यहाँ पर आता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आप बैगन में भी देखे होंगे किस तरह से होता है। ठीक है, तो बैगन को छोड़िए, यहाँ पर आइए पहले। अब गुड़हल में सबसे ज़्यादा ये पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि गुड़हल में हर एक चीज़ इसमें का दिखता है। जैसे आप गुड़हल को जब देखे होंगे कि जब वो पैक की अवस्था में रहता है तो क्या होता है कि यही वाला जो पार्ट है उसे ढका हुआ रहता है। फिर ये वाला क्या होता है कि रेड कलर का जो पार्ट दिखाई देता है वो ये वाला हो, ठीक है। तो ये दल हो गया, इसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग अंडाशय कहेंगे। और ये जो लंबी संरचना यहाँ पर दिख रहा है इसे वर्तिका कहते हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है इसे वर्तिकाग्र कहेंगे। और यहाँ से जो लंबे से संरचना जारी है इसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। अब पुंकेसर हो गया। अब इसमें केवल यही पुंकेसर नहीं है, देखिए हमने इसी स्ट्रक्चर को अलग से दिखाया है, ठीक है। अभी हम इस पर आएंगे, चलिए हम इसे बता ही देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो है स्ट्रक्चर पूरा, इसे हम लोग कहेंगे पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। अब पुंकेसर हम लोग कह तो रहे हैं, इसमें दो पार्ट आते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं परागकोश, ठीक है, परागकोश। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं परागकोश। और ये जो दिखाई दे रहा है लंबी सी संरचना इसे हम लोग कहते हैं पुतंतु, ठीक है, पुतंतु। देखिए अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि आपको बायोलॉजी एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, हाँ अगर आप उस तरह वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप ज़रूर हर एक पॉइंट को समझ लेंगे और बायोलॉजी जो है आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, उसे याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए आवश्यक भाग, आवश्यक भाग में कौन कौन से आते हैं, तो आवश्यक भाग में आते हैं पुमंग और जायंग। तो आपको लगेगा कि इसमें तो हमने कहीं पर भी पुमंग और जायंग नहीं देखा, यहाँ पर पुमंग और जायंग कैसे आएगा। देखिए पुमंग के समूह को हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। तो पुमंग क्या हो जाएगा हमारा, पुमंग आवश्यक भाग, ठीक है, पुमंग। और जायांग, जायांग। अब जायांग कहाँ है, तो देखिए पुमंग जो होते हैं वह पुंकेसर के भाग होते हैं और जायांग जो होते हैं वो स्त्रीकेसर के भाग होते हैं। तो हमने यहाँ पर स्त्रीकेसर के बारे में अभी नहीं बताया, तो आप बस इतना इम्पॉर्टेंट है थोड़ा याद रखिएगा, क्या कि आवश्यक भाग पुष्प के कौन कौन से हैं, पुमंग और जायांग, ठीक है। अब आता है सहायक भाग कौन कौन से हैं। सहायक का मतलब क्या हुआ कि पुष्प को कौन सहायता दे रहा है। सहायक भाग में आते हैं बाह्य दल और दल, ठीक है, ये सहायक भाग होते हैं। सहायक भाग में क्या होगा, बाह्य दल और दल, ठीक है, ये दोनों होते हैं सहायक भाग और आवश्यक भाग। बस इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना होगा, ठीक है। अभी तक हम जितना भी पॉइंट आपको बताए हैं, ठीक है, अभी तक हम जितना भी पॉइंट आपको बताए हैं, जैसे पुष्पासन, पुष्पवृंत और पुष्पकलिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश, पुंकेसर, जायांग, पुमंग, इन सब को हम एक बार इंग्लिश में लिख दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पुष्पासन हो गया, पुष्पवृंत हो गया और पुष्पकलिका, इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे पुष्पासन हो गया, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में थैलमस, ठीक है। हम एक बार पूरा लिख देंगे फिर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आज सभी पॉइंट को इंग्लिश में लिख दिया है। जैसे पुष्पासन, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थैलमस। पुष्पवृंत जिसे हम लोग कहते हैं पेडिकल एंड पुष्पकलिका जिसे कहते हैं फ्लोरल बड। अब आते हैं पुष्प के बारे में। देखिए ये जो बाह्य दल है इसे हम लोग इंग्लिश में सेपल कहते हैं और ये जो दल है इसको इंग्लिश में पेटल कहते हैं। देखिए सेपल पेटल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं, सेपल पेटल, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर आता है अंडाशय जिसे कहते हैं ओवरी और फिर है हमारा पुंकेसर, पुंकेसर जिसे हम कहते हैं स्टैमिन और आता है हमारा फिर परागकोश जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंथर। यहाँ पर भी वही है, परागकोश को एंथर कहेंगे और यहाँ पर ये जो लंबी सी संरचना है पुतंतु जिसे हम लोग कहते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही पार्ट है इसी से रिलेटेड, तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप इन तीन चीज़ को अभी हटा दीजिएगा, जैसे अभी याद तो कर लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि ये हमें नहीं पढ़ना है। जैसे हमने वर्तिका, क्योंकि ये स्त्री के
है पूरा, ठीक है। स्त्री वाला भाग है, तो स्त्री वाले जब हम लोग भाग उसका पढ़ेंगे तो उसे हम लोग बताएंगे कि स्त्री में ये सब पार्ट आते हैं। तो अभी आप इसे हटा दीजिए, हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक है। स्त्री का भाग है तो हमने बता दिया। ठीक है, देखिए बस आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन सा पॉइंट था, मुझे लगता है मैंने सब बता दिए जितना भी पार्ट पढ़ना है। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो पराग कोश है इसको अगर हम लोग काटे तो कैसा दिखाई देता है, इसके अंदर क्या होता है। बस एक एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले हम क्या देखें। देखिए पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन में हमने पढ़ा पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में हमने पहले देखा कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। फिर पुष्प की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फिर हमने देखा कि पुष्प जो होते हैं कैसे उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले पुष्प कलिका बनता है, फिर पुष्प वृंत बनता है, उसके बाद हमारा बनता है पुष्पासन, उसके बाद बनता है पुष्पपत्र। ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं देखा है, इसे हम लोग कहेंगे पुष्प पत्र। ठीक है, अब ये जो पुष्प पत्र बना है, अब ये किसका भाग होता है, तो देखिए जो पुष्प हम लोग देखते हैं ना, वो पुष्प बने हैं वह पत्ती के भाग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एक फूल है, ठीक है, इसका ये जो पार्ट है इसे बाह्य दल कहते हैं। फिर ये दल हो गया, ठीक है। अब इसमें एक पुंकेसर होता है और उसके ऊपर जो होते हैं पराग कोश होता है। अब इस पराग कोश में पराग कण का निर्माण होता है। देखिए हम क्यों ये सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए हम एक मनुष्य से रिलेटेड कर रहे हैं, जैसे एक मनुष्य है, ठीक है, एक नर है एक मादा है। ठीक है, मादा में क्या हो रहा है कि अंडाशय बनता है और जो नर है उनमें स्पर्म मतलब शुक्राणु बनता है। दोनों जो फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी तरह हमें पुष्प में भी देखना होता है। जैसे हम लोग पुंकेसर पढ़ रहे हैं तो हमने बोला कि ये नर का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होगा और पुंकेसर में क्या होता है कि जैसे हम लोग मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं अंडाशय का निर्माण हो रहा है, और जब हम लोग पुरुष की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं क्या कि वहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। तो इसमें हम लोग पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें शुक्राणु जो होता है उससे हम लोग इसमें जो है पुष्प पादप के लैंगिक जनक में हम क्या कहते हैं, पुंकेसर को, पुंकेसर क्या पराग कोश के अंदर जो पराग कण निर्माण हुआ उसे हम लोग कहते हैं। एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं मनुष्य के तरह कि उसमें स्पर्म हुआ, यहाँ पर पराग कण हुआ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पुंकेसर में पुंकेसर से रिलेटेड है ये परागकोश, तो उसके अंदर हमें पराग कण का निर्माण करना होगा। अब ये पराग कण का निर्माण हो गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्त्री केसर में आएंगे, फिर अंडाशय का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि इन दोनों का फ्यूजन कराएंगे। फ्यूजन होने के बाद क्या होता है कि एक दूसरे बीज का निर्माण होता है। बस यही पार्ट हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले पुंकेसर से पराग कण का निर्माण करवाएंगे, पुंकेसर से। ठीक है, अब उसके बाद स्त्री केसर से अंडाशय का निर्माण कराएंगे, फिर दोनों को फ्यूज कराएंगे। ठीक है, दोनों का संलयन होगा, उसके बाद एक बीज का निर्माण होगा। बस यही प्रोसेस हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, जिसे हम लोग अलग अलग पॉइंट के माध्यम से पढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।